इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देयर आर वेरियस एल्गोरिदम्स which are used by the operating system to schedule the processes on the processor in an efficient way। देखिए क्या होता है, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि जैसे सपोज सेकेंडरी स्टोरेज में प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स है या जॉब्स है कह लीजिए, तो उनको किस क्यू में डाला जाता है? जॉब क्यू में। फिर वहाँ से यहाँ मेन मेमोरी में जब लाया जाता है तो अब ये कौन सी क्यू बन जाती है मेन मेमोरी में? ये हो गई आपकी रेडी क्यू। ठीक है, रेडी क्यू से फिर यहाँ पे सीपीयू एलोकेट होता है, तो इसको रेडी से रन स्टेट में किया जाता है। तो किस प्रोसेस को उठाना है रेडी क्यू में, फिर रेडी क्यू से किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा होता है कि ऐसे ही कुछ भी पिक कर लिया। ये प्रॉपर जो है एल्गोरिदम्स फॉलो किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को स्केड्यूल किया जाता है ताकि सीपीयू का या फिर आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो यूनिट्स हैं उनका सबका एफिशिएंट यूज़ हो सके। ठीक है, इसीलिए उन प्रोसेसेस का मिक्सचर उठाया जाता है जो सीपीयू बाउंड भी हो और इनपुट आउटपुट बाउंड, एक मिक्स सा रहता है। ऐसी प्रोसेसेस को सिर्फ नहीं उठाया जाता जो सिर्फ इनपुट आउटपुट बाउंड है, दैट मीन्स ज़्यादातर टाइम वो इनपुट आउटपुट चाहिए उन्हें, सीपीयू कम देर के लिए चाहिए। उसमें क्या होगा, सीपीयू फ्री रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपका जो प्रोसेसर का, सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है, तो आपका प्रोसेसर आइडल है, दैट मीन्स उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। और यदि सिर्फ सीपीयू का टाइम ले रही है वो, इनपुट आउटपुट नहीं, तो सारी डेडलॉक की कंडीशन आने के चांसेस होते हैं। मतलब सारी प्रोसेसेस को जो है सीपीयू की ही डिमांड है। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस का मिक्सचर लिया जाता है जो कुछ इनपुट आउटपुट में बिजी रहे, कुछ सीपीयू में, और सीपीयू का कम टाइम हो, मतलब जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है वो ज़्यादातर टाइम अपना इनपुट आउटपुट में बिताए, और जो भी थोड़ा बहुत वक्त है वो सीपीयू में जो है उसको एलोकेट हो जाएगा। और कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट में कम देर लेंगी और उनको सीपीयू ज़्यादा चाहिए। तो एक ना ऐसा मिक्सचर रहेगा, तो फिर प्रोसेसर का क्या होता है, प्रोसेसर का या फिर बाकी रिसोर्सेज का, मतलब इनपुट आउटपुट का, इन सब का एफिशिएंट यूज़ हो जाता है। इसीलिए हमें स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है। मेन पर्पस अब देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स फॉर्म में समझा तो मैंने दिया है वैसे रफली, बट अब इसको देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। द पर्पस ऑफ अ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब प्रोसेसर का एफिशिएंट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू को फ्री नहीं छोड़ा जा रहा। जैसे ही वो फ्री हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस सीपीयू पे वर्क, मतलब सीपीयू का टाइम ले रही थी, फिर उसको सपोज इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो वहाँ से इनपुट आउटपुट में बिजी हो गई, तो सीपीयू इतने टाइम में फ्री है, बट उसको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है एलोकेट कर देता है दूसरी प्रोसेस को। फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए सीपीयू देना है, ये भी सब स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं। एक हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी स्टारवेशन, मतलब सीपीयू ये भी ध्यान, इसमें स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम ये भी ध्यान रखता है कि कहीं एक ही प्रोसेस तो नहीं सीपीयू का टाइम खा रही है। उसके लिए फिर टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है, बाकी प्रोसेसेस को नंबर दिया जाता है। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किसको कितना टाइम दिया जाएगा। तो जैसे राउंड रॉबिन है, उसमें तो फिक्स रहता है, हर प्रोसेस को इतने यूनिट ऑफ सीपीयू मिलेगा, फिर उसे हट जाना है। सपोज जितना भी प्रोसेसिंग उस देर में हुई, बाकी वो फिर उसको वेट करने कहा जाता, फिर दूसरी प्रोसेस आएगी, उसका नंबर फिर एक साइक्लिक मैनर में दोबारा से आएगा। तो स्टारवेशन की प्रोसेस वहाँ पे रिमूव हो जाती है, तो राउंड रॉबिन हो गया। बाकी भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। फेयर एलोकेशन हो गया सीपीयू का। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस को एलोकेट है और दूसरों को नंबर ही नहीं मिल रहा है। देन मैक्सिमम थ्रूपुट क्या होता है, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितनी ज़्यादा प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट हो पा रही हैं या फिर सीपीयू को यूज़ कर पा रही हैं। तो थ्रूपुट होता है एक गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है
मैक्सिमम थ्रूपुट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे कि ये एफिशिएंट वर्क कर रहा है। कोई भी चीज़ का यदि थ्रूपुट ज़्यादा है, दैट मीन्स एक गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो पा रही है। मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम, और ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एक प्रोसेस आई यहाँ पे रेडी क्यू में, ठीक है, लेकिन रेडी क्यू में आने के बाद फिर उसे थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वेटिंग, रेडी वाला टाइम हटा दीजिए, रेडी क्यू में आके जो सीपीयू तक गई, रेडी क्यू से फिर सीपीयू एलोकेट होता है, ठीक है। तो सीपीयू एलोकेट होने से पहले उसे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं वेटिंग टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम हो गया। और यहाँ एक होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है, 80, मतलब जब पहली बार उसको सेकेंडरी मेमोरी से आप प्राइमरी मेमोरी में स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम लेके आता है उसको, ठीक है। तो रेडी स्टेट में आ गई अब वो, तो वेटिंग। और फिर सीपीयू जितनी देर यूज़ किया, सीपीयू यूज़ करने वाले टाइम को क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम। सीपीयू बर्स्ट टाइम भी कहते हैं, या सिंपली बर्स्ट टाइम, मतलब जितनी देर के लिए उसने सीपीयू को यूटिलाइज किया उस प्रोसेस ने। इसमें जो बीच बीच में प्रोसेस को यदि हटाया जा रहा है वेटिंग के लिए, उसको हटा दीजिए, सिर्फ सीपीयू कितनी देर यूज़ किया टोटल, और फाइनली वो कंप्लीट हो गई, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीशन, COM। तो जो अराइवल टाइम को आप हटा दीजिए, तो टर्न अराउंड टाइम मतलब TAT जिसको कहेंगे हम, तो टर्न अराउंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को प्लस कर दीजिए, ये WT प्लस BT, ठीक है। बाकी जो है इसको डिटेल में भी हम देखेंगे, बाकी इससे जो प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा मैंने बहुत अच्छे से इन टाइम्स को बता रखा है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है और बाकी चीज़ें। न्यूमेरिकल्स में आपको ये बहुत काम आएगा, यही चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन्हीं के बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे अभी आगे। मिनिमम वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम यही रेडी क्यू से सीपीयू मिलने तक का जो प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की वजह से ज़्यादा नहीं वेट करना पड़ता। कोई एक प्रोसेस यदि फंसी हुई है, सपोज सीपीयू को ही यूज़ कर रही है, तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेके आते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए उस प्रोसेस को हटा दिया जाता है, दूसरों को नंबर दिया जाता है, तो स्टारवेशन मोड खत्म हो गया। वेटिंग टाइम ज़्यादा रहने का मतलब ही कहते हैं कि अब स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ गई। स्टारवेशन मतलब वेट करना, जनरली स्टारवेशन इंग्लिश टर्म में क्या कहेंगे, भूखमरी, ठीक है, कुछ ना मिलना। तो यहाँ पे भी जैसे खाने खाने के सेंस में कहें तो फूड का वेट कर रहे, यदि पॉवर्टी से रिलेट करें स्टारवेशन को, देन यहाँ पे सीपीयू का वेट कर रही है प्रोसेसेस, उनके लिए तो सीपीयू ही एक फूड के बराबर है, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग करनी है, वो प्रोसेसेस वेट ही अपने एग्जीक्यूट होने के लिए कर रही हैं। तो वेटिंग टाइम मिनिमम हो जा रहा है स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की वजह से। मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स का मतलब होता है पहली बार जब अराइवल से रेडी क्यू में लाया जा रहा है, तो वो पहला रिस्पॉन्स जो मिलता है वो भी मिनिमम हो जाता है, जल्दी से जल्दी जो है ये प्रोसेसेस कंप्लीट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम करता है ये सब। तो ये हो गए पर्पस ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। देर आर फॉलोइंग एल्गोरिदम्स विच कैन बी यूज टू स्केड्यूल द जॉब्स। यहाँ तो हम थोड़ा सा जो है ब्रीफ देखेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे हर एल्गोरिदम का, बाकी इनके ऊपर डेडिकेटेड न्यूमेरिकल्स हो गया या सेपरेट वीडियोस जो हैं वो भी आएंगे आगे आगे, इन एल्गोरिदम्स को हम देखेंगे डिटेल में। देर आर द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स विच कैन बी यूज टू स्केड्यूल द जॉब्स। तो जैसे सबसे पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नाम से ही आपको पता चल रहा है जो प्रोसेस पहले आएगी उसको सर्विस भी पहले मिलेगी। So it is the simplest algorithm to implement. The process with the minimal arrival time will get the CPU first. जैसे जो सबसे पहले क्यू में आ गई, 0 टाइम यूनिट पे सपोज कोई आई है या 1 टाइम यूनिट पे, जो प्रोसेस पहले आएगी सीपीयू पहले उसको मिलेगा, सीधी सी बात है। दी लेसर दी अराइवल टाइम, लेसर मतलब जो जितना जल्दी अराइव करी है, अराइव मतलब पहले तो सेकेंडरी स्टोरेज में ही आई है, ठीक है, अराइवल। द लेसर द अराइवल टाइम द सुनर विल बी द, जैसे ही अराइवल वो अराइव करी जॉब, उसको जो है सबसे पहले जो पहले आएगा उसी को सीपीयू एलोकेट होगा। इट इज़ द नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ स्केड्यूलिंग। देखिए स्केड्यूलिंग में ये टर्म्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को बीच में रोका जा सकता, हटाया जा सकता उसको। और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है, जिसमें एक बार एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो गया,
जब तक उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं हो जाती, मतलब जब तक वो कंप्लीट टास्क, मतलब प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो जाती उसका एग्जीक्यूशन, तब तक उसको नहीं हटाया जाता। इसमें चाहे वो वेट भी कर रही हो इनपुट आउटपुट का, तब भी सीपीयू वेट करेगा कि वापस से वही प्रोसेस आके उसी का एग्जीक्यूशन होगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में जो है आपका सीपीयू नहीं लिया जाता है इन बिटवीन, बट प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में ले लिया जाता है। जैसे प्रीएम्प्टिव की यूज़ कहाँ पे होगा, कोई जो है एरर आ जाए, या फिर कोई हाई प्रायोरिटी अर्जेंसी वाली कोई प्रोसेस आ गई है कि उसको एग्जीक्यूट, इमीडिएट एग्जीक्यूशन उसका बहुत ज़रूरी है, तो बाकी सारी जो भी प्रोसेस उस पर लगी हुई है सीपीयू पे उसको हटा दिया जाता है। एंड देन प्रायोरिटी देखी जाती है कि किस प्रोसेस को अभी ज़्यादा ज़रूरत है, इमीडिएट नीड है सीपीयू की। सो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दो टाइप्स की शेड्यूलिंग है, बट जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, दैट इज़ अ नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। हर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। देन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, सबका यूज़ ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए एल्गोरिदम्स एक ही एल्गोरिदम नहीं है कि बस एक बन गया एल्गोरिदम वही हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा, नहीं, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट एल्गोरिदम का यूज़ किया जाएगा। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत ही फेमस है। इन द राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स अ टाइम क्वांटम, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड रॉबिन आते ही टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस या सिर्फ स्लाइस भी कहते हैं इसको। इस एल्गोरिदम में द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस अ टाइम क्वांटम दैट इज स्लाइस, ऑल द प्रोसेसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड इन द साइक्लिक मैनर। यहाँ हर प्रोसेस को कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है जिसको टाइम क्वांटम कहते हैं। सपोज 2 यूनिट्स ऑफ टाइम एलोकेट हुआ हर प्रोसेस को, तो सपोज 4 प्रोसेसेस है, P1 P2 P3 P4। सपोज ये इनके यूनिक आईडीज है प्रोसेसेस के, P1 P2 P3 एंड P4। तो CPU P1 को एलोकेट होगा 2 यूनिट्स के लिए, ठीक है। फिर P2 को एलोकेट होगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के बाद फिर P1 का नंबर कब आएगा, जब सारी, सपोज P1 को 4 यूनिट्स ऑफ CPU चाहिए, तो पहले 2 यूनिट्स तो उसने फर्स्ट साइकिल में ले लिए, बचे 2 यूनिट्स, तो अगला नंबर जब आएगा जब P4 तक 2-2 यूनिट करके प्रोसेसेस को एलोकेट हो गया होगा, फिर दोबारा से जो है साइक्लिक मैनर में फिर ये चलेगा P1 P2। जैसे जैसे प्रोसेस, सपोज सेकेंड साइकिल में P1 का और 2 यूनिट चाहिए थे, वो हो गए, तो P1 प्रोसेस कंप्लीट, वो टास्क कंप्लीट। अब साइकिल किसके बीच में चलेगी, P2 P3 और P4 की। जो जो एग्जीक्यूट होती जा रही वो साइकिल से रिमूव हो जाएगी, बाकी प्रोसेसेस के बीच में इस तरीके से जो है साइक्लिक मैनर में प्रोसेसेस, मतलब सीपीयू एलोकेट होगा उन्हें, वो प्रोसेसेस साइक्लिक वे में एग्जीक्यूट होंगी। ईच ऑफ द प्रोसेस विल गेट द सीपीयू फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको टाइम क्वांटम कहा जाता है या टाइम स्लाइस कहा जाता है। तो हर प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा कुछ टाइम के लिए, वो टाइम लिमिट सेट रहता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम पहले ही सेट कर देता है। एंड देन गेट बैक टू द रेडी क्यू टू वेट फॉर इट्स नेक्स्ट टर्न। जैसे सीपीयू है, 2 यूनिट्स के लिए प्रोसेस 1 ने लिया 2 यूनिट्स खत्म, मतलब प्रोसेस 1 का अभी तो टाइम खत्म, तो P2 प्रोसेस आएगी फिर, ठीक है, उसको 2 यूनिट्स के लिए मिलेगा। इन बिटवीन क्या किया जाएगा, P1 को वापस से, जैसे ये है ना, ये CPU है, ये रेडी क्यू थी, तो P1 को वापस से यहाँ रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। फिर अगली बार उसका जब कंप्लीट साइकिल पूरी हो जाएगी फिर दोबारा नंबर आएगा, बचे हुए टाइम को वो यूज़ करेगी फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। तो देखिए, एंड देन गेट बैक टू द रेडी क्यू टू वेट फॉर इट्स नेक्स्ट टर्न। तो वापस से वो रेडी क्यू में उसको भेज दिया जाता है और वो नेक्स्ट टर्न, मतलब जब तक सारी प्रोसेसेस का 2-2 यूनिट का टाइम खत्म नहीं हो जाता तब फिर दोबारा उसका टर्न आएगा। इट इज़ अ प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ स्केड्यूलिंग, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में सीपीयू ले लिया जा रहा है एक प्रोसेस से, दूसरे प्रोसेस को नंबर दिया जा रहा है, तो इसको हम प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ स्केड्यूलिंग कहते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या थी, नॉन प्रीएम्प्टिव थी। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग क्या है, प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको स्मॉल में आप SJF भी कहेंगे। द जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम। देखिए बर्स्ट टाइम मतलब जितनी देर के लिए CPU चाहिए। हर प्रोसेस को अपना एक बर्स्ट टाइम रहता है। जैसे प्रोसेस 1 को पीछे हमने देखा कि सपोज 4 यूनिट्स चाहिए, तो उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या कहेंगे, 4 यूनिट्स। तो सपोज 5 प्रोसेसेस या 4 ही प्रोसेस हम ले लेते हैं।
जिस प्रोसेस को सबसे कम बर्स्ट टाइम चाहिए, मतलब सीपीयू जितनी कम देर के लिए चाहिए उसको सीपीयू पहले दे दिया जाता है, ताकि उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े कि भाई तुमको बहुत कम देर के लिए सीपीयू चाहिए तो लो एग्जीक्यूट हो और ख़त्म करो अपने टास्क को। द लेसर द बर्स्ट टाइम द सूनर विल द प्रोसेस गेट द सीपीयू। जितना कम बर्स्ट टाइम होगा सीपीयू उतना जल्दी एलोकेट होगा। ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब जब तक वो स्मॉल प्रोसेस नहीं फिनिश हो जाती तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ भी स्टारवेशन का इशू आ सकता है, मतलब जो लॉन्ग प्रोसेस है वो तो वेट ही करती रहेगी, सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस को ही टाइम मिलता रहेगा, और नई नई प्रोसेस आ रही है तब तो और जो लंबी प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा। बट इन सभी को हर एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए कोई और एल्गोरिदम या कोई और पॉइंट ऐड करके उसको बेटर किया गया है, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसमें प्रोसेस को नहीं हटाया जाता है बीच में। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एस आर टी एफ मतलब जैसे P1 P2 P3 P4 यहाँ हमने लिया था, ये देखिए। तो P1 देखिए, ये देखिए P1 P2 P3 एंड P4। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखा जाएगा कि रिमेनिंग किस प्रोसेस को सबसे कम टाइम चाहिए। बट सपोज इसने 2 यूनिट्स फर्स्ट साइकिल में ले लिया, अब 2 बचे हैं, इसको सिर्फ 1 चाहिए, तो नेक्स्ट एलोकेशन में P1 को ना सेलेक्ट करके P2 को कर लेंगे कि हाँ इसका रिमेनिंग टाइम सिर्फ 1 यूनिट चाहिए इसको पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इस प्रोसेस को पिक कर लिया जाता है। किस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम कम है उसको देखते हुए पिक कर लिया जाएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एस आर टी एफ में क्योंकि रिमूव कर दी जा रही प्रोसेस बीच में, तो ये भी प्रीएम्प्टिव टाइप हो गई, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की ही तरह है, बट यहाँ पे आप जो है प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाता है, किस प्रोसेस को प्रायोरिटी दे दी जाती है जिसका रिमेनिंग टाइम कम होता है। इन दिस एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल्स द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम हर एक का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, या डेडिकेटेड जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थ्योरी आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो अभी ये जो प्लेलिस्ट है ये बेसिकली आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए डेफिनेटली एक प्लेलिस्ट आएगी, इसमें भी मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगी, और बाकी सेपरेटली न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो यदि किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, चाहे बेसिकली मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जैसे नेटवर्किंग की बात करें, थ्योरी और जब न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है थ्योरेटिकली नहीं समझ आती जब तक हम उसका एग्जाम्पल ना देख लें, न्यूमेरिकल फॉर्म में ना देख लें, और समटाइम्स आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखेंगे बजाय उसका कंसेप्ट जाने तो आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर नहीं होगा। बट दोनों का जब कॉम्बिनेशन में आप चलेंगे ना, पहले थ्योरी क्लियर कर लीजिए फिर न्यूमेरिकल करिए, फिर चाहे प्लेलिस्ट को दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई थ्योरी भी अच्छे से समझ आ गई, न्यूमेरिकल भी। और जब आप एक बार थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आप 10 20 30 साल कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में रिवीजन करते रहा करिएगा। सो ये हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। नाउ प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड है तो इसमें प्रायोरिटी टर्म को तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इन दिस एल्गोरिदम द प्रायोरिटी विल बी असाइंड टू ईच ऑफ द प्रोसेसेस। द हायर द प्रायोरिटी द सूनर विल द प्रोसेस गेट द CPU. If the priority of two processes is same, then they will be scheduled according to their arrival time. प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस प्रोसेस को पहले जो है एग्जीक्यूट होना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क करता है। और सपोज 2 प्रोसेसेस है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो फिर वहाँ देखा जाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले आई थी, तो उधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। अराइवल टाइम किसका जल्दी है तो बेस्ड ऑन दैट स्केड्यूलिंग की जाती है। देन है HRRN, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। इन दिस scheduling algorithm the process with highest response ratio will be scheduled next. अब हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो क्या होता है वो हम देखेंगे आगे वीडियो में, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगा, ठीक है। ये एल्गोरिदम बिल्कुल अलग सा भी है, नेम से सिर्फ आपको समझ नहीं आएगा, बट ये हम आगे जब इसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसके लिए सेपरेट वीडियो है वहाँ मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप याद रखिए कि जिस प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट रहता है उस प्रोसेस को स्केड्यूल नेक्स्ट किया जाता है। दिस रेड्यूसेस द स्टारवेशन इन द सिस्टम। जो स्टारवेशन का इशू आता है वो
तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम FCFS एल्गोरिदम। सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है। नाम ही से समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले सर्व किया जाएगा, और इस वीडियो में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही देखेंगे डिटेल में, और बाकी के वीडियोज़ में हम बचे हुए एल्गोरिदम्स देखेंगे। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखिए, FCFS scheduling algorithm simply schedules the jobs according to their arrival time। जो पहले अराइव करेगी प्रोसेस उसको पहले CPU allocate हो जाएगा। The job which comes first in the ready queue will get the CPU first. The lesser the arrival time of the job, the sooner will the job get the CPU. FCFS scheduling may cause the problem of starvation if the burst time of the first process is the longest among all jobs। जैसे ये ready queue हो गई, यहाँ पे फिर ये CPU allocate होगा, तो जो प्रोसेस यहाँ पहले आई है, ठीक है, अराइव, उसको पहले CPU allocate हो जाएगा। अब बर्स्ट टाइम क्या होता है, जितनी देर के लिए CPU यूज़ किया जा रहा है एक प्रोसेस के थ्रू। तो सपोज एक प्रोसेस है, उसको ज़्यादा देर के लिए CPU चाहिए, मतलब उसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, तो बाकी प्रोसेसेस तो वेट ही करती रह जाएंगी, क्योंकि ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम से दैट मीन्स एक बार CPU एलोकेट हुआ तो बीच में प्रोसेस को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टारवेशन मतलब वही वेटिंग टाइम ज़्यादा, वेट करते रहो CPU का, दूसरी प्रोसेसेस वेट ही कर रही हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ठीक है, इसमें बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि दूसरी हाई प्रायोरिटी जॉब आ रही उससे भी कोई मतलब नहीं है, या कोई अर्जेंसी की जॉब आ रही, नहीं, एक प्रोसेस को मिल गया CPU तो CPU लगा हुआ उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो सिंपल है, इजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत। Disadvantages of FCFS, that is first come first serve. The scheduling method is non-preemptive. The process will run to the completion. जब तक वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती उसको नहीं हटाया जा सकता। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव होने के नुकसान भी बहुत होते हैं, फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि बार बार प्रोसेस को हटाना नहीं पड़ रहा है, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाती है एक प्रोसेस। ड्यू टू द नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर ऑफ द एल्गोरिदम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अकर। स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, प्लस समटाइम्स कोई अर्जेंट प्रोसेस आ गई तो उसको भी मौका नहीं मिल पाता है। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट बट इट इज़ पुअर इन परफॉर्मेंस सिंस द एवरेज वेटिंग टाइम इज़ हायर एज कम्पेयर टू अदर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देखिए मेनली क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी देखी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। यदि एवरेज वेटिंग टाइम मतलब सारी प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो वो ज़्यादा निकल के आएगा, यहाँ प्रोसेसेस को बहुत वेट करना पड़ता है। तो क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा है तो इसकी परफॉर्मेंस पुअर है। इजी टू इम्प्लीमेंट तो है लेकिन पुअर परफॉर्मेंस है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, उस ईजीनेस का क्या करेंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस काफ़ी हैं इसके। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द FCFS स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग स्केड्यूल, मतलब ये जो स्केड्यूल है, मतलब जो प्रोसेसेस का कंप्लीट किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी उसको देखा जाए तो सपोज 5 प्रोसेस की बात करते हैं, इस न्यूमेरिकल की बात करें तो इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बनता है। इन द फॉलोइंग स्केड्यूल देर आर 5 प्रोसेसेस विद प्रोसेस ID दे दी गई, सपोज P0, P1, P2, P3 एंड P4। P0 से P4 तक 5 प्रोसेसेस हैं। P0 किस टाइम पे अराइव की है, टाइम 0 पे, मतलब सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P0, फिर P1 टाइम 1 पे, P2 टाइम 2 पे, P3 टाइम 3 पे आई है, एंड प्रोसेस P4 अराइव्स एट टाइम 4 इन द रेडी क्यू। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, P0 का, क्योंकि वो सबसे पहले आई है, तो जिस ऑर्डर में लिखा गया है आईडीज वैसे ही होगा, P0 फिर 1 का नंबर आएगा, फिर P2, P3, P4 इस तरीके से। द प्रोसेसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव अराइवल एंड बर्स्ट टाइम आर गिवन इन द, आगे टेबल में किस प्रोसेस का मतलब किस अराइवल टाइम दे दिया, वो कब आई, बर्स्ट टाइम मतलब उसको CPU कितनी देर के लिए चाहिए वो भी मेंशन हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है उसको हम कंप्लीट देखेंगे। बाकी कुछ फॉर्मूला देखते हैं। द टर्न अराउंड टाइम एंड द वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला। टर्न अराउंड टाइम मतलब इसको स्मॉल में आप TAT भी कहेंगे। TAT क्या होता है, टोटल टाइम जो कंप्लीट होने के लिए एक प्रोसेस को लगा, CT माइनस वो प्रोसेस पहली बार जब अराइव करी थी रेडी क्यू में, ठीक है, अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम मतलब
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये आप रट लीजिए फॉर्मूलाज। वैसे बहुत इजीली आपको ये याद भी रह जाएगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से जो है चीज़ें वर्क कर रही हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हो गया। अब ये हो गया टेबल आपका। प्रोसेस आईडी है, 5 प्रोसेस आई है, आईडी है P0, P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम दे दिया है, प्रोसेस P0 0 टाइम पे आई है, ये 1 पे, 2, ये 3, ये 4। बर्स्ट टाइम मतलब सपोज 2 यूनिट्स ऑफ सीपीयू चाहिए प्रोसेस 0 को, इसको 6 यूनिट्स चाहिए, इसको 4, इसको 9, इसको 12। कंप्लीशन टाइम मतलब इसको कितना टाइम लगा, क्योंकि ये पहले आई थी प्रोसेस P0 तो 2 यूनिट्स, इसको 2 ही चाहिए थे तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, तो P0 को अब आप हटा दीजिए क्योंकि P0 एग्जीक्यूट हो चुकी। अब कौन सी रिमेनिंग, ये 4 प्रोसेसेस रह गई। अब सेकंड नंबर किसका आएगा, P1 आई थी तो P1 को नंबर मिलेगा। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, CPU बर्स्ट टाइम इसको 6 यूनिट्स चाहिए, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दूसरी प्रोसेस का नंबर नहीं आएगा। बट इसको कितना वेट करना पड़ा, कंप्लीशन टाइम मतलब जो वेटिंग टाइम था प्लस बर्स्ट टाइम मतलब अराइवल टाइम जो था, जिस टाइम वेटिंग टाइम नहीं, ये अराइवल टाइम जिस टाइम प्रोसेस आई और बर्स्ट टाइम, तो कंप्लीशन टाइम तो सबका जो है एडिशन होता है, सबसे पहली बार जो प्रोसेस आई प्लस उसको वेट भी तो करना पड़ा कितने यूनिट्स का। 1 पे वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसको 2 यूनिट चाहिए थे तो 2 बार तो इसको वेट करना ही पड़ा, प्लस अपने 6 यूनिट्स यूज हुए तो 6 + 2 8, इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 8 यूनिट्स। फिर 2 यूनिट पे दूसरी प्रोसेस आई थी तो 2 यूनिट पे तो प्रोसेस 0 कंप्लीट हुई थी, बाकी 6 यूनिट्स वेट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट्स यहाँ के हो गए। ठीक है, 2 यूनिट्स यहाँ के हो गए, फिर 8 इसने ले लिए, 4 यूनिट्स इसको खुद चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 8 + 4 ऐड करते चले जाइए, तो इसको कितनी देर वेट करना, टोटल कितना टाइम लगा 12 यूनिट्स का। फिर नंबर आया प्रोसेस P3 का, तो 12 और 9 को अब ऐड कर दीजिए। 12 यूनिट्स तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, प्लस 9 किस में लग गया, 9 इसको लग गए, 12 + 9 21 खुद के एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर 21 + 12 33। ठीक है, ये आप अपनी लेवल पे भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब TAT क्या है, TAT का फॉर्मूला देखिए, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना लगा, सपोज 2 यूनिट्स है, अराइव हुई थी 0 पे तो 2 - 0 2, और इसका कंप्लीशन, इसका टर्न अराउंड टाइम 8 - 1, 8 यूनिट्स कंप्लीट होने के लिए लगे, प्लस 1 पे वो अराइव ही 1 पे हुई थी तो टर्न अराउंड टाइम 7। देन 12, इसका CT - AT करना आपको, CT है 12, AT है 2, तो 10 हो गया। ठीक है, एंड देन इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 21 - 3, तो 18 हो गया। TAT क्या होता है, CT - AT, इन सबको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं सबको, CT TAT। अपने लेवल पे आप जो है पीछे का फॉर्मूला देखिएगा इस टेबल को और खुद कैलकुलेट करिएगा एक एक चीज़। वेटिंग टाइम क्या हो गया, वेटिंग टाइम अब हम देखते हैं फॉर्मूला। वेटिंग टाइम है TAT माइनस बर्स्ट टाइम, TAT माइनस BT। तो TAT माइनस BT मतलब इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, TAT 2 रहा और बर्स्ट टाइम 2 था, TAT माइनस BT 0 हो गया। इसमें 7 - 6 1, तो हमें यही देखना है कि ये तो सबका वेटिंग टाइम इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे TAT माइनस BT करके। ठीक है, तो ये टेबल हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। तो हमारा मेन मकसद है कि किसी भी एल्गोरिदम में एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, जिसका जितना कम रहेगा एवरेज वेटिंग टाइम उसको उतना अच्छा एल्गोरिदम माना जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की अभी यदि बात करें हम तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकलेगा वो देखते हैं। द एवरेज वेटिंग टाइम, the average waiting time is determined by summing the respective waiting time of all the processes and divided the sum by the total number of processes। तो ये इसको गंट चार्ट कहते हैं। ऐसा एक चार्ट आप बनाएंगे, ये P0 P1 P2 P3 P4 और सबके एंड में आप क्या लिख देंगे, वेटिंग टाइम। ये P1 का वेटिंग टाइम कितना रहा 0, P0 का, उसे वेट ही नहीं करना पड़ा ना ज़्यादा, वो तो
ज़ीरो टाइम पे आई और तभी उसको एग्जीक्यूट हो मतलब मिल गया था 2 यूनिट्स के लिए। फिर 2 यूनिट्स पे कंप्लीट हुई P0, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना रहा जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2, 8, 12, 21, 33 ये क्या है, ये हम गन चार्ट में देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ है ये, ठीक है। देखिए पीछे आपको समझ में आएगा, ये है कंप्लीशन टाइम। गन चार्ट कभी भी प्रिपेयर कर रहे थे उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हम वहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो P0 ज़ीरो टाइम पे आई थी, कंप्लीट कब हुई है 2 यूनिट्स पे। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 8 यूनिट्स है, तो 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये रहा। और P3 12 यूनिट, P2 12 यूनिट्स पे कंप्लीट हुई, P3 21 पे और P4 33 पे। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहेगा 0 + 1 + 6 + 9 प्लस इन सबका सम डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस है 5 प्रोसेसेस। तो 31 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का तरीका। कभी भी न्यूमेरिकल में यही पूछा जाता है कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है ज़्यादा, तो समटाइम्स आपको सब एल्गोरिदम्स के वेटिंग टाइम देखने पड़ेंगे और जिसका सबसे कम निकलेगा देन आप कहेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एल्गोरिदम सही वर्क करेगा। और ये हो गया आपका गन चार्ट जिसमें प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम मेंशन्ड है। अब इसमें एक कॉन्वॉय इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। FCFS may suffer from the convoy effect if the burst time of the first job is the highest among all। यदि पहला ही जॉब जो आया है उसको बर्स्ट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए CPU का, तो बाकी प्रोसेसेस तो वेट ही कर रही हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। मतलब एक के पीछे सारी प्रोसेसेस लग ली हैं, छोटी छोटी सारी प्रोसेसेस, बट वो पहली ही प्रोसेस नहीं हट रही है तो बाकियों का नंबर आएगा ही नहीं मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। एज इन द रियल लाइफ इफ अ कॉन्वॉय इज पासिंग थ्रू द रोड, कोई कॉन्वॉय कोई VIP की गाड़ियों का झुंड जिसको कहा जाता है, मतलब एक कंप्लीट क्यू में जो गाड़ियाँ चलती है ना, कोई बड़े मिनिस्टर की गाड़ी हो गई या समटाइम्स कैसे भी रोड ब्लॉक है ड्यू टू सम कॉन्वॉय। इफ अ कॉन्वॉय इज पासिंग थ्रू द रोड देन द अदर पर्सन्स मे गेट ब्लॉक्ड अंटिल इट पासिस कम्प्लीटली। जब तक वो कॉन्वॉय पास नहीं हो जाती कंप्लीट, जो गाड़ियों का कंप्लीट जो क्यू है लाइन है, तब जब तक वो पास नहीं हो जाती नॉर्मल पब्लिक को जो है फिर मौका नहीं मिलता है रोड को यूज़ करने का। दे कैन नॉट पास अंटिल द कॉन्वॉय इज ओवर। कॉन्वॉय जब तक उस रोड को क्रॉस नहीं कर देती दैट देन अदर्स विल नॉट गेट द चांस टू पास इट। दिस कैन बी साइमुलेटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। यही कॉन्सेप्ट जो है फिर आपका यहाँ वर्क कर रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, कॉन्वॉय इफेक्ट। तो ये एक जो है डिसएडवांटेज है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। इफ द CPU गेट्स द प्रोसेसेस ऑफ द हायर बर्स्ट टाइम एट द फ्रंट एंड ऑफ द रेडी क्यू, मतलब शुरुआत में ही बड़ी प्रोसेसेस का नंबर आ जाता है तो फिर ये कॉन्वॉय इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है। देन द प्रोसेसेस ऑफ द लोअर बर्स्ट टाइम मे गेट ब्लॉक which means they may never get the CPU if the job in the execution has a very high burst time. This is called convoy effect या फिर starvation, मतलब वही हो गया ना, प्रोसेसेस वेट कर रही हैं। तो कॉन्वॉय इफेक्ट ये देखिए, ये इसका द कॉन्वॉय इफेक्ट विजुअल स्टारवेशन, विजुअली यदि दिखाया जाता है सपोज ये लॉन्गर जॉब है, छोटी छोटी जो है व्हीकल्स के फॉर्म में दिखा दिया इनको, शॉर्टर जॉब्स वेट ही किए जा रही, जब तक ये पास नहीं होगी मतलब इसका एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक इनका नंबर आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इन द एग्जाम्पल वी हैव 3 प्रोसेसेस नेम्ड, सपोज P1, P2 एंड P3, 3 प्रोसेसेस है। द बर्स्ट टाइम इधर ऐसा आएगा, द बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज हाईएस्ट। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम, सपोज P1 सबसे पहले आई, फिर P2, P3 और P1 को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए CPU का, तो यहाँ पे कॉन्वॉय इफेक्ट आ जाएगा आपका। P2, P3 वेट करेंगे काफ़ी देर के लिए। द टर्न अराउंड टाइम एंड द वेटिंग टाइम आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, जो कि हम पीछे भी देख चुके, वही सेम फार्मूला है। TAT है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम है TAT माइनस BT। नाउ इन द फर्स्ट सिनेरियो, 2 सिनेरियोज हम यहाँ लेंगे। पहले सिनेरियो में क्या करेंगे, द प्रोसेस P1 अराइव्स एट द फर्स्ट इन द क्यू ऑल्दो द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। हाईएस्ट है बट स्टिल प्रोसेस P1 को माना गया है फर्स्ट सिनेरियो में कि वो सबसे पहले आ गई। सिंस द scheduling algorithm we are following is FCFS, hence the CPU will execute the process P1 first। और क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling algorithm का हम यूज़ कर रहे हैं तो CPU किसको एलोकेट हो जाएगा, प्रोसेस P1 को।
इन दिस स्केड्यूल द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम विल बी वेरी हाई। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम काफ़ी हाई होगा, दैट मीन्स पुअर परफॉर्मेंस हो गई। दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्वॉय इफेक्ट, कॉन्वॉय इफेक्ट की वजह से। नाउ द अदर प्रोसेसेस दैट इज P2 एंड P3 दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न फॉर 40 units of time, although their burst time is very low. This schedule suffers from starvation. Suppose P1 प्रोसेस को 40 यूनिट्स चाहिए तो P2 P3 वेट ही करते रह जाएंगे 40 यूनिट्स तक, जबकि उनको बहुत कम देर के लिए सीपीयू चाहिए। तो यहाँ पे स्टारवेशन का इश्यू आ गया। बट न्यूमेरिकल से आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे सपोज प्रोसेस आईडी है 1 2 3, 3 प्रोसेसेस हैं। ये 0 टाइम पे आई, ये 1 पे, और P3 भी P2 और P3 एक साथ अराइव हुए हैं। तो एक साथ में भी जो है देखते हैं किसको क्या नंबर मिलेगा। सो अराइवल टाइम सपोज ये 40 यूनिट्स ले लिया, इसको सिर्फ 3 यूनिट चाहिए, इसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, तो ये तो वेट ही कर रही है। तो कंप्लीशन टाइम मतलब इसने 40 यूनिट्स पूरे यूज़ किए, 40 यूनिट्स वेट करने के बाद फिर 3 यूनिट के लिए सीपीयू मिलेगा, तो इसका कंप्लीशन टाइम, इसको 43 यूनिट्स लग गए कंप्लीट होने में। क्यों? 40 वेट करना पड़ा और 3 यूनिट्स खुद के एग्जीक्यूट करने में लगा। इसको 1 ही यूनिट चाहिए, तो 43 तो यहाँ वेट किया प्लस 1 यूनिट अपने एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 44 यूनिट्स। टीएटी आपका क्या होगा? देखिए रहा फॉर्मूला टीएटी का, सी टी माइनस ए टी। तो सी टी माइनस ए टी मतलब 40 माइनस 0 कितना होगा? 40, 43 माइनस 1 42, ये 44 है, 44 माइनस 1 टर्न अराउंड टाइम, सी टी माइनस ए टी। तो आप फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग हर वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो और इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। सी टी माइनस ए टी। वेटिंग टाइम क्या होता है? टी ए टी माइनस बी टी। टर्न अराउंड टाइम टी ए टी माइनस बी टी। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टी ए टी यहाँ 40 है, माइनस बर्स्ट टाइम 40 है, तो 40 माइनस 40 0, देन 42 माइनस 3 39 और 42। और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए इन तीनों को सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस हैं? 3। तो अब इसका देखते हैं। देखिए गंट चार्ट ऐसे होगा, P1 को 40 यूनिट्स लगे कंप्लीट होने में, P2 को 43। तो गंट चार्ट जब प्रिपेयर करते तो उसमें आप कंप्लीशन टाइम मेंशन करते कि हर प्रोसेस को कितना टाइम लगा। एवरेज वेटिंग टाइम, तीनों वेटिंग टाइम को जो है प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3, तो 81 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, 3 2 6 7 8 27। तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ 27 यूनिट्स निकला। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इन द सेकेंड सिनेरियो द प्रोसेस P1 वुड हैव अराइव्ड एट द लास्ट ऑफ द क्यू। इधर हम मान के चलते कि प्रोसेस P1 लास्ट में आई है एंड द अदर प्रोसेसेस P2 एंड P3 एट अर्लियर, देन द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन वुड नॉट बी देयर। यहाँ एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाएगा और स्टारवेशन का इशू भी नहीं रहेगा। सिनेरियो चेंज कर दिया बस, जो लंबी प्रोसेस है उसको नंबर बाद में दे दिया गया। फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द डेविएशन इन द वेटिंग टाइम्स ऑफ बोथ द सिनेरियोज। कैसे वेटिंग टाइम चेंज होगा? देखिए पहले सिनेरियो में वेटिंग टाइम 27 यूनिट्स निकल रहा है। ठीक है, although the length of the schedule is same, that is 44 units, but the waiting time will be lesser in this schedule। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, वही 3 प्रोसेसेस हो गई, 1 2 3। अराइवल टाइम सबसे पहले ये दोनों प्रोसेसेस आई 0 टाइम पे, फिर 1 टाइम पे प्रोसेस 1 आई, तो पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ये सबसे पहले एक ही टाइम पे, बट ठीक है उसमें किसी को तो नंबर देना ही। तो सपोज 3 यूनिट्स वाली पहले कंप्लीट हो गई, और जो 1 यूनिट वाली है मतलब प्रोसेस 3 है, 3 यूनिट्स तो उसको वेट करना पड़ा प्लस 1 अपने एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 4 यूनिट्स इसको लग गए। ठीक है, देन अराइवल टाइम फिर इसका नंबर आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये वाला 1, तो टोटल 4 यूनिट्स तक वेट करना पड़ा, मतलब ये रहा 4 यूनिट्स तक प्रोसेस 1 को वेट करना पड़ा, बाकी उसके 40 यूनिट्स खुद के लग गए, तो इसके कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 44। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? सी टी माइनस 80, तो 44 माइनस 1 43, फिर ये 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 भी 4। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या रहेगा? टी ए टी माइनस बी टी, 43 माइनस 40 3, देन 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 माइनस 1 3। अब वेटिंग टाइम 3 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें अब हम देखते हैं
तो गंट चार्ट देखिए, प्रोसेस 1 को 3 यूनिट्स लग गए, P2 को फिर 4 यूनिट्स में, P3 44 पे। तो ये गंट चार्ट तो एवरेज वेटिंग टाइम 6/3, तो सिर्फ 2 यूनिट्स लगे। तो कौन सा सिनेरियो बेटर रहा? सेकंड वाला ना। तो न्यूमेरिकल से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ FCFS विद ओवरहेड क्या होता है? इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल द प्रोसेसेस आर द CPU बाउंड प्रोसेसेस ओनली। सारी प्रोसेसेस CPU बाउंड प्रोसेसेस हैं, मतलब ज़्यादातर इनपुट आउटपुट को तो हमने लिया ही नहीं है, बट इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट को भी लेंगे तो फिर यहाँ पे एक ओवरहेड आ जाएगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा। वी वर ऑल्सो नेग्लेक्टिंग द कंटेक्स्ट स्विचिंग, टाइम को भी हमने नहीं लिया। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब प्रोसेस को बीच बीच में जो सस्पेंड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है रेडी क्यू में, उसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। Now, however, if the time taken by the scheduler in context switching is considered, then the average waiting time of the system will be increased, which also affects the efficiency of the system, which also affects the, तो एफिशिएंसी यहाँ भी अफेक्ट होगी क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि हम ओवरहेड मतलब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम और इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस है उसके लिए जो वेटिंग टाइम और इन सबको कंसिडर करेंगे तो इसको ओवरहेड कहा जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज ऑलवेज एन ओवरहेड। एक प्रोसेस को बार बार आप CPU से हटा रहे हैं फिर वापस ला रहे हैं, तो इसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस टाइम को कहा जाता है ओवरहेड। The following example describes how the efficiency will be affected if the context switching time is. So यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं ओवरहेड का। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग 6 प्रोसेसेस। 6 प्रोसेसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं और जिनका प्रोसेस आईडीज है P1 से लेके P6 तक, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया है इस टेबल पे। तो प्रोसेस आईडी देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अराइवल टाइम, सबसे पहले प्रोसेस 1 आई है एट 0 टाइम, देन 1 टाइम पे P2 आई है, 2 अराइवल टाइम है प्रोसेस P3 का। तो ऐसे करके जो है प्रोसेसेस अराइव करी है। बर्स्ट टाइम मतलब कितनी देर के लिए किस प्रोसेस को CPU कितनी देर के लिए चाहिए, तो ये CPU बर्स्ट टाइम हो गया। मतलब प्रोसेस 1 को 3 यूनिट्स के लिए CPU चाहिए, प्रोसेस 2 को 2 यूनिट्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो है बर्स्ट टाइम मेंशन्ड हो गया इस टेबल में। अब इफ द कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम ऑफ द सिस्टम इज 1 यूनिट, मतलब जो 1 यूनिट लग रहा है एक प्रोसेस को हटाने में और उसको वापस लाने में, तो सपोज कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम 1 यूनिट लेके चलते हम, देन द गन चार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। गिवन डेल्टा ले लिया हमने सपोज इसको, मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम को डेल्टा इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। सो 0 में ये देखिए प्रोसेस को लाया जा रहा है P1 में, तो इसका जो है डेल्टा यहाँ हो गया। ये P1 जो है एग्जीक्यूट होगी कितने यूनिट्स के लिए, बर्स्ट टाइम 3 है, 3 यूनिट्स के लिए। तो यहाँ 3 यूनिट मतलब 4th पे फिर इस प्रोसेस को हटा दिया गया, दूसरी प्रोसेस को लाया जाएगा, तो फिर 1 यूनिट का कंटेक्स्ट स्विच का टाइम लग रहा है। फिर 5 पे P2 इमिडिएटली नहीं लाया जा रहा, एक प्रोसेस को हटाए भी तो जा रहा है। देन P2 को लाया गया एट 5 यूनिट, फिर P2 को कितना टाइम लग रहा है 2 यूनिट्स का, तो 5 + 2 7 हो गया, ठीक है, ये 2 यूनिट्स। फिर P2 को हटाया जा रहा है, तो डेल्टा मतलब वो कंटेक्स्ट स्विच किया जा रहा है, एक P2 को हटा के P3 को लाया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1 यूनिट खर्च हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट है डेल्टा, तो 8th यूनिट पे P3 आई है। P3 को कितना टाइम लग रहा है, P3 लेगी 1 यूनिट ऑफ CPU, तो 8 + 1 9 हो गया। देन फिर डेल्टा कंटेक्स्ट स्विचिंग का 1 यूनिट वेस्ट हुआ यहाँ पे। 10th पे P4 आई, P4 को कितने यूनिट्स चाहिए, 4 यूनिट्स ऑफ CPU, तो 10 + 4 14 हो गया, ठीक है, ये 4 यूनिट्स हो गए। फिर डेल्टा ये इस तरीके से लिखा, कैसे भी ऐसे लिख दीजिए, या डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे, बट हम क्योंकि ये साइन ले रहे हैं तो आप यही लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे फिर 1 यूनिट खर्च हो जाएंगे, तो 14 15 हो गया। 15 पे P5 आई, P5 5 यूनिट्स लेगी, तो 5 + 5 आपका 15 + 5 20 हो गया। फिर डेल्टा का 1 यूनिट यहाँ चला गया, मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग में P5 को हटा के P6 लाने में 1 यूनिट वेस्ट हो गया। 21 पे P6 का नंबर आया और उसको कितने यूनिट्स चाहिए, 2 यूनिट्स CPU बर्स्ट टाइम है, तो 21 + 2 23। तो अब गंट चार्ट जो है डिफरेंट प्रिपेयर हो गया।
तो यहाँ ओवरहेड को कंसिडर किया गया, मतलब कंटेक्स्ट स्विच के टाइम को भी लिया गया, जो कि रियल सिनेरियो में तो ऐसा ही हो रहा है। इमीडिएट तो कोई चीज़ नहीं होती है, एक प्रोसेस हटी है दूसरी है, तो कुछ तो बीच में टाइम वेस्ट उसमें भी होगा ना। द सिस्टम विल टेक एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ टाइम, इस एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ टाइम को ही जो कंटेक्स्ट स्विचिंग में गया इसको ओवरहेड कहा जाता है। द सिस्टम विल टेक एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ टाइम ओवरहेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस टू स्केड्यूल द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इनएफिशिएंसी कितनी हो गई, कितनी बार डेल्टा हुआ है, 1 2, कितने यूनिट्स हो गए, 1 2 3, फिर यहाँ 4 5 6, 6 यूनिट्स आपके वेस्ट हो गए, टोटल 23 यूनिट्स लग गए सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में। तो 6 यूनिट तो ओवरहेड के चले गए, तो 6 बाई टोटल 23 इंटू 100%, तो ये आपकी इनएफिशिएंसी हो गई। और एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 माइनस, मतलब 23 में से 6 को घटा दीजिए, तो बचे हुए कितने यूनिट्स हो गए वो एफिशिएंसी में आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 6/23, या फिर 23 में से 6 यूनिट्स को हटाइए, क्योंकि 6 ओवरहेड के वेस्ट हो गए, 23 टोटल थे, बाई 23 इंटू 100%, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और इन एफिशिएंसी में ओवरहेड वाला ले लीजिए आप, मतलब जो 6 यूनिट्स थे। ठीक है, ये अपने लेवल पे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आप चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ये हो गया ओवरहेड का एग्जाम्पल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।